किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों और सरकार के बीच सीधे संवाद के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों से मुलाकात। कृषि मंत्री ने बैठक को बताया सार्थक, कहा कि किसानों के चहुमुखी विकास के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। किसानों के लिए सरकार का एक और बड़ा कदम, अर्जेंटीना और भारत के बीच कृषि तकनीक पर हुए कई समझौते। समझौता पत्र पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अर्जेंटीना की विदेश मंत्री ने किसानों के हितों के लिए किया हस्ताक्षर। टमाटर की बढ़ती कीमतों के नियंत्रण के लिए सरकार की विशेष पहल। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन मोबाइल टमाटर वैन से ग्राहकों को उचित दर मुहैया करवा रहा है। टमाटर वैन के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में 40 से ज्यादा स्थानों पर बाजार मूल्य से कम 65 रुपए किलो की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है टमाटर। गुजरात में कपास किसानों ने स्थापित किया नया कीर्तिमान। राज्य में कपास का रकबा अब 26.8 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने कहा कि प्राकृतिक रेशा, वस्त्रों, खाद्य तेलों और कपास के बीज की मांग 2030 तक 1.5 गुना और 2040 तक 2 गुना होने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। 10 राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधि और किसानों ने सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के साथ बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ चर्चा सार्थक रही और उन्होंने कई चीजों का गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि किसान आगे बढ़ें और कृषि क्षेत्र की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हर हफ्ते देश के अलग अलग राज्यों के किसानों से मुलाकात करते हैं, जिससे उनका सीधा संवाद हो सके। बहुत सार्थक चर्चा हुई है। हम लोगों ने गहराई से कई चीजों का अध्ययन किया है और जो किसानों के मुद्दे सामने आए हैं उनमें से दोनों प्रकार के हैं। कुछ राज्य सरकार से संबंधित है, राज्य सरकारों से, कुछ केंद्र सरकार से संबंधित है। उन पर गहराई में जाके विचार करके और किसान कैसे आगे बढ़े और कृषि क्षेत्र की हालत कैसे ठीक हो, इसका कृषि मंत्री के नाते मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। प्रधानमंत्री जी किसान हितैषी है और ये जो संवाद है, ये संवाद समस्याओं को समझने में बहुत मदद करता है। और अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंडिनो 5 से 9 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अर्जेंटीना की विदेश मंत्री और उद्योग एवं व्यापार जगत के नेताओं के साथ एक बैठक में शामिल हुए। बैठक में ऊर्जा परिवर्तन, खनिज, स्वास्थ्य, कृषि तकनीक, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विस्तार पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अर्जेंटीना और भारत डिजिटल फ्रेमवर्क, व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ विकास कर सकते हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने लोगों को राहत दिलाने की पहल की है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ने मोबाइल टमाटर वैन चलाई है। इस वैन के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में 40 से ज्यादा स्थानों पर बाजार मूल्य से कम यानी कि 65 रुपए किलो की दर पर टमाटर उपलब्ध कराया जा रहा है। नई दिल्ली के कृषि भवन से इन मोबाइल टमाटर वैन को उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि देश में टमाटर की फसल अच्छी हुई है। त्योहारों के कारण रिटेलर्स ने टमाटर के दामों में इजाफा किया है।
निश्चित रूप से इस कार्रवाई से जो प्राइसेस काफ़ी मतलब जो बढ़ रहे हैं उनमें एक कंट्रोल आएगा। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, देश में टमाटर का उत्पादन अच्छा हुआ है, इसलिए मार्केट में वो डेफिनेटली उपलब्ध भी होगा और फेस्टिवल की अप्रत्याशित डिमांड को देखते हुए ही संभवतः रिटेलर्स ने प्राइसेस को बढ़ाया है और इसलिए ये एक राहत का कदम है जो कि एनसीसीएफ एक तरह से अपने मोबाइल वैन्स और जो स्टोर्स हैं इनमें 65 रुपये किलो के हिसाब से उपलब्ध करा रहा है। सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि एनसीसीएफ के द्वारा इस तरीके की जो वैन होगी उसके माध्यम से रियायती दरों में यानी कि 65 रुपये किलो टमाटर जो है वो दिल्ली एनसीआर में बेचे जाएंगे और लोगों को राहत देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। त्योहारों का सीजन है और जिस तरीके से टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी हो रही है और उसको देखते हुए इस तरीके की वैन जो है वो दिल्ली एनसीआर के 40 स्थानों पर रहेगी जहां पर कि टमाटर जो है आम लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। उसके अलावा सफल जो स्टोर हैं वहां पर भी टमाटर रियायती दरों में दिए जाएंगे, साथ ही जो सहकारी जो भंडार हैं वहां पर भी रियायती दरों में टमाटर जो है वो लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो कोशिश की जा रही है कि त्योहारों के समय में लोगों को सब्जियों के बढ़ते दामों से राहत मिले। टमाटर को लेकर इस तरीके से वैन जो है पूरे दिल्ली एनसीआर में चलाई जा रही है जहां पर कि लोगों को रियायती दरों में टमाटर उपलब्ध होंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कपड़ा मंत्रालय ने विश्व कपास दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम में भाग लिया और संबोधित किया। विश्व कपड़ा दिवस पर इस वर्ष की थीम मेगा ट्रेंड्स शेपिंग दी कॉटन टेक्सटाइल वैल्यू चेन रही। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कपड़ा उद्योग में पर्यावरण के अनुकूल परिधानों और कपड़ों को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका पर जोर दिया। 7 अक्टूबर को हर साल विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गुजरात में कपास की खेती का रकबा अब 26.8 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इसके परिणाम स्वरूप 589 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता दर के साथ 92 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ है। कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने बताया कि प्राकृतिक रेशों, वस्त्रों, खाद्य तेलों और कपास के बीज की मांग 2030 तक 1.5 गुना और 2040 तक 2 गुनी होने की उम्मीद है। गुजरात के कपास किसानों की मेहनत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य में कपास की खेती का रकबा अब 26.8 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इसके परिणाम स्वरूप 589 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता दर के साथ 92 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ है। कपास उत्पादन के मामले में गुजरात देश में दूसरे स्थान पर है। कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने रविवार को आंकड़े साझा करते हुए कहा कि 2 दशकों में गुजरात का कपास उत्पादन परिदृश्य बदल गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात की अर्थव्यवस्था में कपास की अहम भूमिका है। राज्य के गठन के बाद से कपास की उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर 459 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है, जो इस फसल के महत्व को दर्शाता है। स्थानीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित गुजरात की कपास की हाइब्रिड 4 किस्म ने देश भर में हाइब्रिड कपास के युग की शुरुआत की और भारत के कुल कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया है। कपास का वैश्विक महत्व स्पष्ट है। 7 अक्टूबर को हर साल विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। कपास, जिसे सोना भी कहा जाता है, लंबे समय से गुजरात के कृषि का अभिन्न अंग रहा है। गुजरात दशकों से कपास की खेती और नवाचार में सबसे आगे रहा है। साल 1960 में जब गुजरात की स्थापना हुई थी, तब कपास की उत्पादकता केवल 139 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। आज ये बढ़कर 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। दरअसल देश में स्वतंत्रता के बाद कच्चे कपास की कमी का सामना करना पड़ा, जिससे देश को उच्च लागत पर कपास आयात करना पड़ा। 1971 में यह स्थिति बदल गई, जब सूरत के अनुसंधान फर्म ने कपास की हाइब्रिड 4 किस्म विकसित की। इससे पूरे देश में कपास उत्पादन का एक नया युग शुरू हुआ। नतीजतन देश ने अपनी घरेलू कपास की मांग को पूरा किया और एक निर्यातक बन गया।
2021 में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 10.78 अरब डॉलर कीमत का कपास निर्यात किया। वहीं 2001, 2 और 23 से 24 के बीच कपास की खेती का रकबा 17.40 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 26.83 लाख हेक्टेयर हो गया। इसी अवधि में कपास का उत्पादन 17 लाख गांठ से बढ़कर 92.47 लाख गांठ हो गया और उत्पादकता 165 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 589 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। वर्ष 2021-22 में गुजरात 22.45 लाख हेक्टेयर में खेती के साथ देश में दूसरे स्थान पर रहा, जहां 559 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता दर के साथ 73.88 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ। सरकार का मानना है कि अपने निरंतर प्रयासों और राज्य समर्थित पहलों के साथ गुजरात जल्द ही भारत में कपास उत्पादन का केंद्र बन जाएगा, जो देश के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के विकास के लिए उद्योग के विकास की बड़ी भूमिका होती है। उद्योगों के विकास से आर्थिक विकास को गति मिलने के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होता है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में उद्योगों के विकास के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में स्वर्णिम चतुर्भुज के आधार पर जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्थापित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से देश का औद्योगिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होने से आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के तहत 9.39 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। लगभग 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की भी संभावना है। इसमें प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहां पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है। इनके दोनों तरफ का जो एरिया है, इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। और अब तक के जो शुरुआती दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, उसमें जो भी लर्निंग्स आई, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है। इस योजना के जरिए 10 राज्यों को कवर किया जाएगा। इन्हें 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से प्लान किया गया है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर 5 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर 2 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेंगे। विशाखापट्टनम चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद नागपुर और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर एक औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर पर उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, साथ ही बिहार के गया में औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर महाराष्ट्र के दिघी और राजस्थान के जोधपुर पाली में औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कोपरथी व ओरवाकल, तेलंगाना के जहीराबाद और केरल के पल्लक्कड़ में औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में इसे सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक शहरों के विकास से देश में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। इस समय जैसे चाइना और जो यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यूएस और यूरोप की जो कि चाइना से बाहर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्थापित करने की तरफ देख रही है, उसमें भारत एक प्रमुख कड़ी की तरह उभर के आया है। बहुत सारी कंपनियां पहले से, जैसे एप्पल भी भारत आ चुका है, आपने देखा टेस्ला भी भारत को देख रहा है, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का विकल्प ढूंढ रहा है भारत में। तो ये कॉरिडोर जो कि लॉजिस्टिक्स को और इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उसको पूरा एक सीमलेस एक खाका तैयार करके देता है। तो ये मुझे लगता है कि भारत का जो एक इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट का जो पूरा रोड मैप है इसको बहुत बल देगा। बहुत सारी नौकरियां बहुत सारे सेक्टर्स में सृजित होंगी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास को देश की वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ये परियोजनाएं न सिर्फ देश के औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी, बल्कि इनसे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा है और निर्यात का यह आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। फिलहाल मंडियों में लाल मिर्च की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। एग मार्क नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की बेड़िया मंडी में लाल मिर्च का भाव रहा 9,700 रुपए, जबकि तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदे 22,000 रुपए पर हुए। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को दहेगांव और बालाघाट मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि लिंगसुगुर और पुलपल्ली मंडी में इस दौरान धान के भाव में गिरावट देखने को मिली। एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगांव मंडी में 5 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2,100 रुपए। 7 अक्टूबर के इसके भाव में 235 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 2,335 रुपए। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में इस दौरान सोना क्वालिटी की धान के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 5 अक्टूबर को सोना धान का भाव था 3,049 रुपए। 7 अक्टूबर को इसके सौदे 289 रुपए लुढ़क कर 2,760 रुपए पर हुए। केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते शनिवार धान का भाव रहा 2,330 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2,320 रुपए। मध्य प्रदेश की बालाघाट मंडी में 5 अक्टूबर को धान 1,650 रुपए पर बिकी। 7 अक्टूबर को इसके सौदों में 175 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 1,825 रुपए हो गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,378,25,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1,357.55 लाख टन की तुलना में 20,70,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तेलंगाना के किसान धान के खेतों को पत्ती मोड़क से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहां के किसान कपास के खेतों में पानी जमा ना होने दें। तेलंगाना के किसान मक्का को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना में ही अरहर में लीफ वेबर की रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं का छिड़काव कर लें। यहां के किसान मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए खेतों में पीले व नीले चिपचिपे जाल लगा लें। आंध्र प्रदेश के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। आंध्र प्रदेश में ही धान को पत्ती मोड़क से बचाने के उपाय भी कर लें। आंध्र प्रदेश में दलहन की खेती कर रहे किसान दालों को रस चूसक कीट से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में उड़द और मूंग को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में किसान बैंगन को इल्लियों से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। कर्नाटक में टमाटर में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। कर्नाटक के किसान सूरजमुखी को नेक्रोसिस रोगों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में किसान मूंगफली की पकी फसलों की खुदाई कर लें। यहां किसान मिर्च को थ्रिप्स से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लें। कर्नाटक में किसान सोयाबीन को रथुआ रोग से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल छिड़क लें। साथ ही यहां के किसान सोयाबीन की पकी पौध की कटाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने पत्नी साजिदा मोहम्मद के साथ आगरा के ताजमहल का दीदार किया। मुइज़्ज़ू के साथ उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में उनकी आगवानी की। भारतीय वायुसेना का आज 92वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर चेन्नई में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के 64 एयरक्राफ्ट प्रदर्शित किए गए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस पर सभी साहसी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को बधाई। भारतीय वायुसेना साहस, वीरता और जिम्मेदारी का पर्याय है। उन्होंने हमेशा हमारे आसमान को सुरक्षित रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना के जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे वायु योद्धाओं की वीरता आसमान में गूंजती रही है। उन्होंने अपने साहस, देशभक्ति और बलिदान से हर पल हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा की है। योगी सरकार वाराणसी में अनेक विकास कार्य कर रही है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विकास कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में कराए जा रहे स्टेडियम के नवीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। बता दें आपको कि योगी सरकार वाराणसी में अनेक विकास से कार्य कर रही है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं पश्चिम बंगाल के आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले के 2 महीने पूरे होने के बाद अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर निरंतर न्याय की मांग कर रहे हैं और इसी मांग में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सोमवार को देश में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ राष्ट्रव्यापी बैठक की। भारत और नीदरलैंड के बीच मौजूदा शैक्षिक सहयोग, विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दी हैग में भारतीय दूतावास ने अपनी तरह का पहला सेमिनार आयोजित किया। इस अवसर पर आईआईटी रुड़की और एम्स्टरडैम के ब्रिजे विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और यूएई की मुंबई में निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की 12वीं बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हामिद बिन जायद अल नहयान ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बैठक में भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के कामकाज की समीक्षा की गई। तिरुपति बालाजी लड्डू प्रकरण के बाद से मठ मंदिरों में प्रसाद को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। काशी विश्वनाथ धाम में भी प्रसाद की गुणवत्ता पर चर्चा की गई। इस संबंध में बैठक में तय किया गया है कि बाबा विश्वनाथ के भक्तों को शुद्ध प्रसाद के लिए मंदिर प्रशासन अमूल के साथ करार करेगा। शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवालान देवी मंदिर में आरती की जा रही है। मां की आराधना के लिए लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों ने फल, फूल और भोग चढ़ाकर देवी की आराधना की। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा